नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें 75 नए संकल्प के साथ सबके विकास की बात कही गई है और इसे संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 48 पन्ने के इस संकल्प पत्र को जन के मन की बात बताया। पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया, अब सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए। इस संकल्प पत्र को संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। पिछले 5 साल की उपलब्धियों के साथ आने वाले 5 सालों के लिए वायदे किए गए हैं। इसमें 2022 तक सभी 75 संकल्प पूरे करने का वायदा किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं पर विचार होगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को संसद में पास करवाकर लागू किया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने पर काम जारी रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक का लोन 0 ब्याज पर मिलेगा। सभी किसानों को किसान सम्मान योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन और छोटे व्यापारियों को पेंशन मिलेगी। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए काम किया जाएगा और अगले 5 साल भी गुड गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं, उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए 6 करोड़ लोगों की भागीदारी रही है। इसके लिए 3000 पेटियों के जरिए सुझाव लिए गए। मन की बात में शामिल 4000 लोगों से बातचीत की गई। 110 जगह संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोशल मीडिया और स्पेशलिस्ट से सुझाव लिए गए। घोषणा पत्र जारी किए जाने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां सामने रखी और कहा कि 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वीं से 6वीं अर्थव्यवस्था पर लाए हैं। 8 करोड़ शौचालय, 7 करोड़ गैस कनेक्शन, 2.5 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। 50 लाख लोगों ने आरोग्य योजना और 12 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े कदम उठाए। देश का गौरव और महाशक्ति बनाने के लिए 50 बड़े निर्णय लिए। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है। अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नए भारत की ओर कदम बढ़ाने, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, देश के हर तबके, क्षेत्र और गरीब को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमला बोला और पिछले वादों की याद दिलाई। तो जेडीयू ने कहा कि धारा 370 पर बीजेपी के रुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को भी हमारा स्टैंड पता है। 2014 का मैनिफेस्टो इनका उठाइए और देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या, ये घोर असफल व्यक्ति हैं और पाखंड और फरेब में चाहते हैं कि मुल्क फिर दोबारा फंसे। 370 वाली बात मैं तो आग्रह करूंगा नीतीश जी से, नीतीश जी शाम तक अपना स्टैंड साफ करिए। ये 370 पर वो जुबान बोल रहे हैं जो बिना ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को पढ़े हुए लोग बोलते हैं।
भाजपा वो अपने पुराने बातों पे कायम है, जो अमित शाह का जुमला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछले 2014 में घोषणा पत्र लागू किए थे, जो घोषणा पत्र लाए उसमें अमल कितना किए? 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए क्या? 15 लाख रुपया दिए क्या? बेरोजगारी दूर हुआ क्या? किसानों के आत्महत्या पर रोक लगाए क्या? वो उनका अपना स्टैंड है। वो तो भारतीय जनसंघ जब बना, जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जब हुआ 1982 में, तब से उनका वो स्टैंड है। हर पार्टी को अपना स्टैंड रखने का हक है, उससे हमारे उनके गठबंधन पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको हमारा स्टैंड भी पता है। एकमात्र नीतीश कुमार दिखते हैं समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को, जिनका कर्म और जिनकी वाणी में भिन्नता नहीं है। उस धर्मनिरपेक्षता के आंदोलन के कमिटमेंट को भी दोहराना चाहते हैं। वही हमारे घोषणा पत्र का कल आधार होगा। लेट अस रिवाइव द स्पिरिट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ लोहिया, जेपी एंड कर्पूरी ठाकुर। प्रतिबद्ध पत्र नाम से आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हुआ। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में जहां आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात कही, वहीं हर हाथ को काम का वादा भी किया। लेकिन घोषणा पत्र में सवर्ण आरक्षण का कहीं जिक्र नहीं, जिसकी आलोचना विरोधी कर रहे हैं। पटना पार्टी दफ्तर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे प्रतिबद्ध पत्र नाम दिया गया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में तमाम लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है आबादी के अनुपात में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन, 200 पॉइंट रोस्टर को संवैधानिक संरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए सार्थक कदम, 2021 में हर जाति की जनगणना सुनिश्चित करेंगे, बिहार के लोगों के पलायन पर रोक लगाएंगे, बिहार में विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचाएंगे, रोजगार को बढ़ाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, बहाली को मॉनिटर और तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, कम से कम 6% शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे, कांग्रेस के न्याय योजना को पूरा समर्थन देंगे। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। राजद अल्पसंख्यक समुदाय के, पसमानदा समुदाय के लिए विशेष तौर पर उनकी सर्वांगीण उन्नति और हिस्सेदारी को प्रतिबद्ध है। तमाम लोक लुभावन वादों के बावजूद आरजेडी के घोषणा पत्र में सवर्ण आरक्षण का जिक्र न होना और सरकार बनने पर ताड़ी को लीगल करने के वादे को लेकर विरोधी आरजेडी को घेरने में जुट गया है। अब चलिए, अब आप लोग देखिए, हम लोग जो लोग सवर्ण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण में गरीब लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो समर्थन क्या करेंगे? जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एकल पदों पर पंचायत के चुनाव में आरक्षण तक नहीं दिया, जिनके राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा सामूहिक नरसंहार हुए, जब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया गया, जिनके राज्य में उन लोगों ने लोगों को लालटेन थमा दिया, उनके घोषणा पत्र का क्या है? वो तो क्या हो गया है कि बिहार को फिर से उसी तरह लाना चाहते हैं कि रोड पर लुढ़कते मिले, मर्डर हो, लड़ाई हो, मतलब सुशासन को जो राज है उसको फिर से ये लोग जंगल राज में लाने की कोशिश। दरअसल आरजेडी एक बार फिर आरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनावी बैतरनी पार करने की जुगत में है, जबकि विरोधी आरजेडी को सवर्ण आरक्षण का विरोधी बताकर घेरने में लगे हैं। अब किसका दांव सटीक बैठता है, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद के कुटुंबा पहुंचे, जहां एनडीए कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा की। सीएम ने विरोधियों पर धन अर्जित करने के लिए सत्ता में आने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वे लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसी काम का मजदूरी समझ सुशील कुमार को जन समर्थन दे। हम लोग आ गए सत्ता में, हमारे लिए सेवा ही धर्म है और बहुत लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं धनार्जन के लिए, माल बनाने के लिए। तो ये तो आप लोगों को सोचना, अगर आप 13 साल से जो काम चल रहा उस काम को आप देख रहे हैं और आपको ये काम ठीक लगता है, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार सुशील जी को यहां पर वोट दीजिए। और 11 तारीख को वोट पड़ने वाला है और कमल का बटन दबाकर।
औरंगाबाद के बाद सीएम गया के वजीरगंज पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार विजय मांझी को विजय दिलाने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने बिहार सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और विपक्ष पर जमकर हमला किया। इससे पहले सीएम ने गया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, माला पहनाकर। तो औरंगाबाद में गठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद के समर्थन में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार जनमत के धोखा करती है, यानी टोहनी के वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनल थी और लालू प्रसाद के दैया दिल्ली के वो धोखा करती। दैया दिल्ली ये कहा कि 81 मेंबर हल थी राजद के और 70 मेंबर हल थी खानी। डर के कारण बीजेपी के गोद में चले गए, ताकि बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना। आप बीजेपी से लड़ाई लड़ोगे, सच के राह पे चलोगे, गरीब का लड़ाई लड़ोगे तो आप पे मुकदमा होगा, आप पे रेड होगा, आपको जेल भेजने का काम किया जाए। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आज लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान ने नामांकन किया। नामांकन से पहले रामचंद्र पासवान ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। किस रूप में लेंगे प्रत्याशी, तो विपक्ष जो है कोई ना कोई तो होगा, लेकिन विपक्ष के हाथ में ताकत रहेगा तब तो वो लड़ाई लड़ेगा। तो ताकत तो मेरे साथ है, जो जनसेला उभरा हुआ है। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हजारों समर्थकों के साथ दरभंगा समाहरणालय में नामांकन किया। नामांकन के बाद सभा में तेजस्वी यादव, रामचंद्र पूर्वे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। वो हमारे दल के नेता हैं। हमारे दल के नेता ने कभी ये तो नहीं कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब रही बात कि टिकट के लिए कोई भी आदमी उम्मीदवार होता है और वो 30 साल से हमारे दल के एक मजबूत साथी थे, तो सचमुच में जिस कारण से शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया उससे उनको दुख पहुंचा। मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कई मंत्री और एमएलसी भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ थी कि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश की अगुवाई में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। जी ने 13.5 वर्षों तक जनता की सेवा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5.5 वर्षों तक इस देश की सेवा की है। इस देश में काला धन से लेके भ्रष्टाचारियों पर हमला किया है। देश की रक्षा और सुरक्षा में पूरा मुस्तैदी से देश की रक्षा और सुरक्षा पर सीना तान के खड़े हैं पूरी दुनिया के सामने। बांका से जेडीयू उम्मीदवार गिरधारी यादव और सूबे के मंत्री रामनारायण मंडल ने बांका शहर का भ्रमण कर लोगों से समर्थन की अपील की। न्यूज 18 से बात करते हुए जेडीयू उम्मीदवार ने अपनी जीत का दावा किया। कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, ये जो अफवाह फैला के उसको प्रयास किया जा रहा है। अफवाह से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। आप लोग सब जानते हैं। इसके पीछे जो मेरा तर्क है वो हम मीडिया को बताना चाहते हैं। हम आज तक 6 बार कटोरिया से जीते हैं, 6 बार बिलहर से जीते हैं, चाहे वो किसी दल से लड़े। कभी हम हारे ही नहीं है आज तक। जब हम 6 बार जीते हैं, 4 बार एमएलए, 2 बार कटोरिया से एमएलए, 2 बार बिलहर से एमएलए, 2 बार, कभी हम हारे ही नहीं। क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान स्पष्ट हो गया है यहाँ की लड़ाई एक पक्ष में श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान है, तो दूसरी ओर जेल में रहने वाले और बेल पर रहने वाले उनके बीच हुआ। आप किसी गांव में जाएंगे, जहां जाएंगे, गरीब गुरबा जो भी लोग हैं सब मोदी 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 का नारा लगा रहे हैं।
जमुई से महागठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। शेखपुरा के अरियरी में आयोजित सभा में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नहीं करते बल्कि हम आपको भरोसा दिलाना चाहते। अब तो लोकसभा में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और आगे तो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में भी महागठबंधन की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से नीतीश जी ने बेइज्जत करके तेजस्वी यादव को हटाया, नीतीश जी ने जनता का वोट लिया किसी और नाम पे और चल गए वहाँ आरएसएस वालों के साथ मिलकर के सरकार बना ली। उनको सबक सिखाने का काम करना है। आरा में एनडीए का आरा विधानसभा स्तरीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने आरके सिंह को विजयी बनाने की अपील की। वहीं अपने संबोधन में आरके सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत बनाया है। ये जो चुनाव है यह निर्णायक चुनाव, इस राष्ट्र को एक महाशक्ति बनाने के लिए निर्णायक चुनाव है। इस राष्ट्र में गरीबी हटाने के लिए निर्णायक चुनाव है। ये निर्णायक चुनाव है। एक टर्म और जो हमारा सपना था देश के लिए वो सपना साकार होगा। एक टर्म और हमारा सपना साकार होगा। एक देश एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र। मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर स्याही फेंककर चर्चा में आई जाप छात्र नेत्री प्रिया राज को मधेपुरा में एसिड अटैक की धमकी दी गई है। प्रिया राज ने सदर थाने में इसकी लिखित शिकायत की। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। प्रिया पप्पू यादव के लिए चुनाव प्रचार करने मधेपुरा आई हुई है। सांसद महोदय के लिए आई हूँ, उनके वोट के लिए, उनके प्रचार के लिए आई हूँ और इस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है ये सही नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि ऐसे लड़कियों को ध्यान में रखा जाए और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। आवेदन दिया है कि वह एक उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए यहाँ आई हुई हैं और इनके मोबाइल पर एक मोबाइल से धमकी दिया गया है। उस मोबाइल के आधार पर विक्की कुमार नाम के आज से राज्य भर के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिख रहा है और मरीज परेशान हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के कारण इस समय तो वो किसी नियम के बदलाव में भी असमर्थ हैं। बिहार के मेडिकल कॉलेजों की पीजी सीटों पर एम्स के छात्रों के नामांकन के विरोध में सूबे के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से सभी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी और इमरजेंसी प्रभावित है। वैसे जेडीए ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। जूनियर डॉक्टर पीजी में एम्स के डॉक्टरों की काउंसलिंग का विरोध कर रहे हैं और सीनियर रेजिडेंट के लिए उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि पीजी मेट में एम्स पटना के लड़के को बिहार स्टेट का सीट नहीं दिया जाए। उसके बाद दूसरा मांग है एसआर में एज मैक्सिमम एज 37 से 33 से 45 किया जाए। तीसरा मांग है पीजी का स्टाइपेंड 70, 80, 90 किया जाए। आईजीएमएस के तर्ज पे यूजी का इंटर्न का भी स्टाइपेंड 15,000 से 24,000 किया जाए। सारे बिहार के मेडिकल कॉलेज ये स्ट्राइक कर रहे हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं हो रही है। बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सब स्ट्राइक पे है। अगर नहीं पूरी होती है तो ये स्ट्राइक चलती रहेगी। वैसे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार संहिता का हवाला दिया और फिलहाल किसी भी नियम को बदलने में असमर्थता जताई है। साथ में जूनियर डॉक्टरों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अस्पताल प्रबंधन को कि उनसे बात करें और बिसाइड्स अभी मैं किसी प्रकार का कोई पॉलिसी चेंज भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है। अब जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं और प्रधान सचिव नियम बदलने में असमर्थ। लेकिन विभाग और डॉक्टरों की इस लड़ाई में मरीज पिस रहे हैं। चाहे बात पटना स्थित एनएमसीएच की हो, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हो या फिर गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज की, हर जगह एक ही तरह के हालात हैं। ओपीडी से लेकर इंडोर तक की सेवा ठप है और मरीज परेशान। अधिकारी लोग अंदर बैठे हुए हैं,
अपना आराम से पड़े हुए हैं, कहीं कोई सुनता नहीं है कुछ। मरीजों की परेशानी आपके सामने है, लेकिन हर जगह अस्पताल प्रशासन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि इमरजेंसी तो चालू है ही, जल्द ही स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। पटना सिटी से मनोज, भागलपुर से आशीष और गया से अरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।